गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में से स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज हम लोग केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन जो कि चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, और आज से जो भी ये चलेगा रिएक्शन के बेसिस पर टॉपिक हम लोग का, वो काफ़ी एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से आपको टैकल करने में हेल्प करेगा। ओके, जो भी मतलब मैं बताऊँगा आप उस चीज़ को नोट करते जाना। ओके, और अच्छी तरीके से समझते जाना, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग देख लेना। ओके, आज हम लोग जो कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका पार्ट 1 करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे भी और इसमें नया नया चीज़ क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए अभी अभी ये स्टार्ट हो रहा, और ये जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज अभी लाया जा रहा है वो धीरे धीरे अब पिकअप पकड़ रहा है, और ये हो सकता है कि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश किया जाए, और आपको एक मैनर में आपको नोट्स बनाते चले जाना है। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन है एंड इक्वेशन पार्ट 1 है केमिस्ट्री का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए हम लोग का क्या है, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें बारीकी बारीकी से देखते हैं क्या क्या है। देखिए केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ओके, देखिए इसका पहला डिफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट करवाते हैं। ओके, रिएक्टेंट करवाने के बाद क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो नया प्रॉपर्टीज़ के साथ जन्म लेता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ओके, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट do not changes into those of another element, only a rearrangement of atoms are taking place। okay, मतलब rearrangement of atoms are taking place, मतलब rearrangement होता है वहाँ पे, एटम का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू अदर, मतलब मान लीजिए सोडियम का एटम है तो ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम का एटम बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि केवल ये मतलब अरेंज होता है। ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ओके टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, Mg प्लस O2 बराबर MgO। ओके, तो ये जो MgO बना है ये मतलब अरेंज क्या, ये जो मेटल है दो को, ओके एलिमेंट है Mg और O2, यहाँ पे अरेंज हो गया, ना कि ये Mg था आपका O2 में बदल गया है और O2 आपका Mg में बदल गया। मतलब आपका ये मतलब एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है, एलिमेंट है जो वो मतलब आपका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज, ओनली देयर अरेंजमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर टेकिंग प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, इसको ऐसे समझिए। अब जैसे इसमें अगला पॉइंट क्या है तो देख लेते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, जो मतलब सब्सटेंस मतलब रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। द न्यू सब्सटेंस विच, ओके, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिएक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बन रहा है, ओके, जो बन के आया है नया जो डेवलप हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो एक तरह से बोलिए तो reactants are the taking parts। okay, reactants are the taking parts and the products are the results। okay, products are the results। तो इसको एक एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम ओके प्लस ऑक्सीजन, तो जब इन दोनों को जब हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये दोनों जो है इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ओके, और ये जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ओके, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन होता है। अब जैसे इसके बारे में कुछ दिया हुआ, ठीक है, यहाँ जो एग्जांपल हम लोग अभी देखे हैं इसके बारे में कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ तो देखिए यहाँ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नीशियम, देखिए व्हेन मैग्नीशियम वाज रीहीटेड इट्स बर्न्स इन एयर विथ डैजलिंग वाइट फ्लैम टू फॉर्म वाइट पाउडर। ओके, कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ये एक पॉइंट है। देखिए यहाँ पे जैसे एक चीज़ और यहाँ बताया हुआ है कि जैसे देखिए बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब मैग्नीशियम को मतलब
एयर में बर्न करने से पहले क्या होता है ना, मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर, ठीक है, उस पर मतलब एक प्रोटेक्शन लिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ डन टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, उसमें मतलब मतलब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना रहता है जिसको हम लोग उस रिबन से के सरफेस से हम लोग हटाते हैं एक सैंड पेपर से रब करके, ओके। तो तभी जाके उसको ऑक्सीजन में मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसको हीट किया जाता है, तब वो जाके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग का बनता है, ओके। वाइट पाउडर, ओके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस रिएक्शन में क्या हुआ ना, जैसे मान लीजिए इसको जब करने गया या जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी दिया गया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बना कि द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विथ डैजलिंग फ्लेम, होल्ड अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास सो डैट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बन के आया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब जो भी प्रोडक्ट बना है वो है, ठीक है, वाइट कलर का है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन बहुत तरह का होता है, ठीक है, उसको इस एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो स्वेरिंग ऑफ मिल्क, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ओके, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ओके। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सब क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल्स है, ओके। अब जैसे देखिए कुछ और पॉइंट है इसके अंडर में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, तो देखिए ध्यान से, जैसे मानिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ओके, इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied by some features which can be observed easily, मतलब कुछ फीचर्स से होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर में क्या देखें, यहाँ पे हम लोग देखें हीट देखें, ओके, हीट दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया था, हीट दिया गया था मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो मतलब कुछ एजेंट्स वगैरह होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, देख लेते हैं कुछ फीचर्स है इसका। तो कैरेट में यहाँ पे देखिए क्या है, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, तो देखिए पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इसके बारे में हम लोग बारीकी से देखते हैं आगे क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या हम लोग का, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, मतलब जब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे ना तो गैस इवॉल्व होता है, देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जैसे देखिए क्या, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू क्या होता है ना कि गैस का फॉर्मेशन होता है, ओके, गैस बनता है। तो देख लेते हैं क्या है वो, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हो तो इसको जैसे जैसे देखिए आप जेड एन, ओके, एक मिनट कैसे इसको समझा देते हैं अच्छी तरीके से, देखिए जेड एन, ओके, जेड एन प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4 होता है, ओके। जब इसको रिएक्टेंट करवाते हैं तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है इसलिए हम यहाँ पे नीचे में इस तरह से कर दे रहे हैं, ओके, फिर से कर दे रहे हैं, देखिए Zn प्लस H2SO4, ओके, एरो मार्क रहेगा। तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस निकले कैसे, तो जो भी अब बनेगा वो ZnSO4 बनेगा, क्या बनेगा, ZnSO4, देखिए एलिमेंट का केवल एक्सचेंज हुआ, अरेंज हुआ, ओके, ये इसके साथ आ गया और ये H2 अलग हो गया, ठीक है, तो H2 बच गया जो कि क्या है हमारा प्लस H2 क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि ना केमिकल रिएक्शन में आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, ठीक है, मतलब गैस भी उसमें आता है, ठीक है, एक्सक्यूट होता है। अब इससे बहुत सा एग्जांपल है आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक एग्जांपल और भी है यहाँ पे देखिए, जैसे दिया हुआ है क्या दिया, केमिकल रिएक्शन फ्री सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 प्लस H2SO4 इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।
तो देखिए इसका क्या है, Na2CO3 ओके प्लस H2SO4 ओके, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम देखिए इसका कहीं पर गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि H2SO4 नहीं, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये मैं अभी देखा नहीं था। तो देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ओके HCl होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका इसका जैसे केमिकल रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट ओके Na2CO3 ओके प्लस HCl बनेगा, ओके HCl बन के क्या निकालेगा ये, इसमें से ये गया तो NaCl बनेगा, ठीक है NaCl बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 ओके प्लस CO2, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है, ओके कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ Na, जैसे इसके हिसाब से, ठीक है इसके हिसाब से, एक मिनट यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से क्लियरिटी बने, ओके। जैसे क्या है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है Na2CO3 ओके प्लस क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है HCl है ना कि H2SO4 है, ओके HCl है। तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये जो Na2 है इसके साथ आ जाएगा NaCl के साथ, तो क्या ये NaCl बनेगा, ठीक है प्लस ये NaCl हो गया। अब यहाँ H बच गया, ठीक है तो H तो क्या H क्या बनाएगा हमेशा, H2O बनाएगा, ठीक है H2O बनाएगा। अब देखिए यहाँ से एक O हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे CO2 ओके, जो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका इवोल्यूशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। H2O तो आपका वाटर हो गया, ये NaCl जो सोडियम जो हम लोग नमक खाते हैं कॉमन सॉल्ट है उसका ये फॉर्मूला, ओके। अब ये बैलेंस्ड में नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वगैरह, ओके। अभी फ़िलहाल समझिए इतना ही। अब देखिए आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए इससे पहले इस टॉपिक को लाने से पहले यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। अब प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड फॉर्म, ओके प्रेसिपिटेट इज़ A precipitate is a solid product which separates out from the solution during chemical reaction, ओके मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है एक सॉलिड प्रोडक्ट है ये। और किस तरीके से बन सकता है, अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। ऐसा लेना है कि जो एक वाटर सॉल्यूशन रहेगा और एक ऐसा लेना है रिएक्टेंट, मतलब दो तरह का रिएक्टेंट रहना चाहिए, एक जो सॉल्युबल हो जाए और एक जो इनसॉल्युबल रहे, ठीक है तभी जाके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग गैस इनटू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, ओके लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर, ठीक है लाइम वाटर में यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ओके। अब इसे अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके। जैसे एक एग्जांपल क्या है ले लेते हैं हम लोग, तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी है एक एग्जांपल प्रेसिपिटेट का, तो बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है एंड बेरियम क्लोराइड, ओके BaCl2, तो हम लोग क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जो कि बेरियम सल्फेट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन कलर देख लेते हैं, मतलब कलर का भी मतलब कलर भी बदल जाता है। जब हम लोग रिएक्टेंट करवाते तब कुछ और होता है, जब प्रोडक्ट आता है तो कुछ और कलर में हो जाता है, ओके। इसका कहने का मतलब यही है रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन कलर, ठीक है। अब यहाँ देखिए द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड, ठीक है साइट्रिक एसिड पर्पल कलर पोटासियम पर मैग्नेट, ओके। आप लोग को एग्जाम में वन वर्ड में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, तो आप लोग क्या नाम देना है, पर्पल कलर, ओके। तो इसका कहने का मतलब ये कि साइट्रिक एसिड को जब हम लोग ये पोटासियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है, एक पर्पल कलर, मतलब जो पर्पल कलर रहता है ना वो कलरलेस हो जाता है, मतलब पोटासियम पर मैग्नेट मतलब कलरलेस हो जाता है, ओके। अब
अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल और दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन, ओके, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है जो कि ऑरेंज इन कलर है। जब इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो किस में बदल गया है, ग्रीन कलर में बदल गया। ओके, काफ़ी एग्जांपल्स है, आप देखिएगा डे टू डे लाइफ में भी होता है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं हम लोग क्या है। Some chemical reaction are characterized by the change in temperature. Okay, the chemical reaction between quicklime and water to form slag lime is characterized by the change in temperature. Okay, इसका देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि जो क्विक लाइम है हमारा, ओके, क्विक लाइम है जो क्विक लाइम है, एक मिनट देखिए क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, ओके, क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट क्या करवाते हैं तो क्या बनता है, स्लैग लाइम बनता है। तो उसमें क्या होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इसका जैसे केमिकल इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, कहाँ गया देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड नोन एज क्विक लाइम। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ओके, क्विक लाइम बोलते हैं। ओके, और एक होता है CaOH2 होता है। ओके, इसको हम लोग स्लैग लाइम बोलते हैं। ओके, स्लैग लाइम बोलते हैं। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग चाहिए तो नोट कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ओके, और CaO है उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ओके, क्विक लाइम बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। तो जब हम लोग CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, CaOH2 बनेगा। ओके, प्लस हीट। ओके, प्लस हीट मतलब वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एग्जिट कर रहा है। ओके, और जो हीट एग्जिट करता है हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो तरह का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे आ ही गया है बात तो उससे हम लोग सुन लेते हैं। जैसे दो तरह का रिएक्शन भी होता है, एक्सोथर्मिक होता है एक, ओके, एक्सोथर्मिक जिसको हम देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक में होता है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो लिख लो इसे, द रिएक्शन इन विच heat is produced is called exothermic reaction. The reaction in which heat is produced is called exothermic reaction. और endothermic में क्या होता है, the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. Okay, आप लोग चाहो तो फिर से इसे लिख लो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, the reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction. ठीक है, एंडो मीन्स अंदर जा रहा, एक्सो मीन्स बाहर आ रहा। ठीक है, मतलब एक्सो में हमारा हीट रिलीज़ कर देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और एंडो में क्या होगा, हमारा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो ये रिएक्शन हो रहा है क्विक लाइम प्लस वाटर क्या फॉर्म कर रहा है, स्लैग लाइम फॉर्म कर रहा है, प्लस हीट फॉर्म कर रहा है। ओके, प्लस हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो भी रिएक्शन है हमारा ये, ओके, ये हमारा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब जैसे नीचे आते हैं तो एक जगह हीट एब्जॉर्ब भी होता है। ओके, जैसे कि हाँ देखिए यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, तो हीट देखिए क्या है, हीट में इसको नीचे करते हैं, द केमिकल रिएक्शन, ओके, ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या क्या फॉर्म कर दिया, बेरियम क्लोराइड बना, एक अमोनिया बना, और एक वाटर बना। ओके, BaCl2 बना, और एक NH3 बना। ओके, एक H2O बना। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, इसमें क्या हुआ ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एंडोथर्मिक मतलब क्या कि हीट एब्जॉर्ब हुआ, और इसमें देखिए फॉल इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर गिर गया। ओके, टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया, तो इससे क्या बताता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ओके, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर ही पढ़ रहे हैं ना। देखिए
तो एक जगह यहाँ पे जो हम लोग देखें, यहाँ पे तो हीट प्रोड्यूस किया, ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, हीट रिलीज़ किया, ओके, यहाँ पे क्या गया, हीट रिलीज मतलब हीट प्रोड्यूस किया वहाँ पर, यहाँ पे हीट गिर गया, मतलब फॉल इन टेम्परेचर हुआ, ओके। अब इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिए, चेंज इन स्टेट मतलब क्या, स्टेट चेंज करना, मतलब कि सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाना, ओके। तो देख लेते हैं क्या है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, ओके। देखिए यहाँ पे दिया, द कंबशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, ओके, मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, इस कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। मतलब ये सॉलिड, देखिए इसे कहने का मतलब क्या है ना, सॉलिड है, ओके, सॉलिड में हम लोग जला रहे हैं तो क्या बन गया, लिक्विड में बदला और गैस में फिर बदलेगा, ठीक है, मतलब लिक्विड और गैस दोनों में बदल गया। ये देखिए यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ फॉर्म कर रहा है, और फिर यही जो है, मतलब जैसे जैसे लिक्विड बनते गया उसी तरह वेपराइज होकर उड़ते भी गया, ठीक है। तो उसी तरह है चेंज इन स्टेट, बिकॉज वैक्स इज सॉलिड वाटर फॉर्म्ड बाय द combustion of wax in liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas, okay, wax is a gas. There are some chemical reaction which can show more than one characteristic, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऐसा है जो कि मतलब बहुत अलग अलग तरीके का बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस, मतलब केमिकल इक्वेशंस क्या है, सिंबॉलिक के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसे, ओके। देख लेते हैं जल्दी से क्या, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, द मेथड, ओके, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol, okay, symbol and formula, okay, of the substance evolved, it is known as chemical equation, okay। देखिएगा ध्यान से, काफ़ी आसान सा है टॉपिक, अच्छे तरीके से सभी को समझ में आएगा, और इसे एक क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, एग्जाम में आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, बैलेंस करना आता है, ठीक है। जैसे कि पूछ देगा व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल किसी रिएक्शन को। अब देखिए ऊपर में हम लोग कैसे पढ़े थे, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से दिया होता है, लेकिन इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, जिंक को Zn लिख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 में लिख दे रहे हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 में लिख रहे हैं, और हाइड्रोजन को H2 में लिख रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब केमिकल इक्वेशन बता रहा है, ठीक है। तो वही है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इवॉल्व, इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन, ओके। जैसे एग्जांपल में देखिए, ठीक है, जिंक मेटल रिएक्ट किया डायलॉग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ तक तुम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब इसी चीज़ को जैसे ही हम सिंबल ये मतलब इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए, अब हम इसको सिंबल में मतलब बताएंगे, ठीक है। Zn का, जिंक का सिंबल क्या था, Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4 होता है सिंबल, ठीक है, सॉरी फार्मूला, ये फार्मूला है, ओके। सिंगल जब रहेगा तब सिंबल है, और जब उसका फार्मूला मतलब वही दो कंपाउंड से बना, हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन से बना H2SO4, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, ओके, और जिंक सल्फेट हो गया हमारा, जिंक सल्फेट का ZnSO4 हो गया, एंड हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से करेंगे डिनोट, ठीक है, Zn प्लस H2SO4 एरो मार्क ZnSO4 प्लस H2, ओके। ये हमारा क्या बता रहा है, केमिकल इक्वेशन बता रहा है, जो कि इसको इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है द सब्सटेंस, ओके, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट क्या दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, इसे कहने का मतलब ये ना कि रिएक्टेंट को हम लोग ना एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लोग एरो के राइट हैंड साइड लिखेंगे, इसे कहने का मतलब यही है, ओके। और दोनों के बीच प्लस का साइन है, द एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ओके, इस पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में डालना है एरो को, ठीक है, यही बता रहा है, लिखने का तरीका है ये सब। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखना है इन एन इक्वेशन विथ प्लस साइन बिटवीन दैम, दोनों के बीच का प्लस साइन रहना चाहिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ओके।
फिर वही प्रोडक्ट में भी क्या है, प्रोडक्ट में भी यदि राइट हैंड साइड में इसको लिखना है और दोनों के बीच प्लस का साइन देना है। ओके, यही सब है। और आगे में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या, अ केमिकल इक्वेशन। ओके, अ केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, एक शॉर्ट तरीका, आपको इतना लंबा चौड़ा ये चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये लिख कर ही बता सकते हो एग्जाम में। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करना। अभी जैसे कि पहले अनबैलेंस देख लेते क्या होता है। बैलेंस मतलब देख लेते पहले, अच्छा बैलेंस ही देख लेते हैं। यहाँ अनबैलेंस का लिखा हो डेफिनेशन, अच्छा ठीक है, हम लोग बारीकी से देखते हैं। अनबैलेंस, पहले बैलेंस और अनबैलेंस का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। बैलेंस और अनबैलेंस का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए अब से देखिए क्या हो रहा है ना, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद नोट्स बनाने में टाइम लग जा रहा है, जिसके कारण और हम लोग आगे पीछे मतलब पीछे आ जा रहे हैं। ठीक है, कहने मतलब अभी काफ़ी लंबा गैप बन जा रहा है दोनों के बीच। तो अब से क्या होगा कि जैसे मैं पढ़ाते रेगुलर चला जाऊँगा। ठीक है, और जैसे ही मैं पीडीएफ बन के तैयार होगा तो मैं उसे आपके सामने रखूँगा, और एक तरह से बोलिए तो उसको रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पर मैं क्या मतलब थंबनेल में क्या लिखा रहेगा ना, रिवीजन। ओके, रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। ओके, मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू मतलब पढ़ाते चला जाऊँगा। ओके, कंटिन्यू क्या करूँगा, मैं पढ़ाते चला जाऊँगा। और जो पीडीएफ जनरेट करने में टाइम लग जा रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी खोज के मुझे नोट्स निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो समय जा रहा है। ओके, जैसे मैंने इस चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसे नोट्स बना रहे। ठीक है, अभी से ही बना रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छूट जा रहा है कुछ चीज़। तो वो चीज़ नहीं, मतलब उस चीज़ को ये करने के लिए मुझे इतना गैप मिल जा रहा है। ठीक है, इतना गैप लग जा रहा है, जो कि काफ़ी लंबा गैप होता। ठीक है, आप जैसे देखोगे पिछले बार की वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो काफ़ी लंबे गैप के बाद ये आज केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 मैं लेके आया हूँ। ओके, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया। तो अब इस तरह से नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे लगातार मैं पढ़ाते चले जाऊँगा। ओके, अब जब भी किसी चैप्टर का पीडीएफ जनरेट होगा, ओके, मैं उस चीज़ को आपके सामने रखूँगा बतौर एक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, मतलब एक रिवीजन के तौर पर उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से रिवाइज भी होते चला जाए। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का तो ख़त्म हो गया। अब मैं जैसे इसको, अब जैसे इस चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं क्या कर रहा हूँ कि पढ़ाते चला जाऊँगा। ठीक है, पढ़ाते ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके जैसे अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अब इससे कुछ नोट्स भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ इसका नोट्स भी मैं रेडी कर रहा हूँ। और मान लीजिए चैप्टर ख़त्म होता है और आपका मतलब पीडीएफ रेडी नहीं हो पाता है, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा कि मैं इसके बाद को जो चैप्टर स्टार्ट करना है, जैसे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और जैसे ही इस चैप्टर का मतलब पीडीएफ रेडी होगा, तो मैं इसको उसके बीच में ही एक रिवीजन के तौर पर इस चैप्टर को एडजस्ट कर दूँगा 1-2 क्लास या 3 क्लास में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक अच्छे तरीके से आपको नॉलेज भी होगा और प्लस रिवीजन भी होगा। ओके, तो इस तरह से अब हम लोग का प्लानिंग होगा। तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से इसका पहले बैलेंस्ड केमिकल क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट। ओके, एंड प्रोडक्ट मतलब क्या, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में मतलब एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे यहाँ पे Zn है, तो यहाँ इस मतलब ये प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट साइड में क्या है, Zn है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही Zn है। ठीक है, एक ही Zn है। यहाँ पे H2 एक है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी H2 एक है। यहाँ पे देखिए SO4 क्या है, SO4 एक ही है, यहाँ पे भी SO4 एक ही है। तो ये क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। ठीक है, अनबैलेंस्ड के केस में क्या होता है ना कि इधर हो जाता। ठीक है, जैसे कि अनबैलेंस्ड, देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, वन और मोर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे H2O2, तो यहाँ पे देखिए H2 दो है लेकिन O एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीजन दो है, और यहाँ पे एटम्स मतलब ऑक्सीजन का दो एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम, तो क्या अनबैलेंस्ड में आएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को बराबर करना हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस करना बोलते हैं। तो आपको बैलेंस करना आएगा। तो मान लीजिए इस तरह से है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ओके, इस H2 के आगे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो देखिए 2 4 एटम हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 2 ही एटम रहा। और इस केस में क्या हो गया कि 4 हाइड्रोजन का भी आ गया और ऑक्सीजन का भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ओके,
ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो। इस चीज़ को हम लोग आगे और देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के जो मतलब पार्ट 2 आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। तब तक आप लोग देखिएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, और अनबैलेंस्ड क्या होता है। बस इतना ही आप लोग देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एटलीस्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो भी सीरीज़ आएगा तेज़ी से आएगा, ठीक है। अब जो भी आएगा वीडियो इस सीरीज़ के थ्रू काफ़ी तेज़ी से आएगा, और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चला जाएगा, ठीक है, लेके चलेंगे। और कोशिश करिए अभी से जुड़ने का ही, क्योंकि अभी से नहीं जुड़ के रहिएगा तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। और इस चैनल का टारगेट यही है कि दिसंबर तक आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाए, ओके। और ताकि जनवरी फरवरी में हम लोग और अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर सके विथ एक्स्ट्रा नॉलेज, ओके, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।